हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक है डिमांड, उससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे मैं आपको तीन टाइप की डिमांड्स हैं, उनमें डिफरेंस बता रहा हूँ और तीनों कहाँ कहाँ पे काम में आती हैं वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल दूसरी डिमांड है मार्केट डिमांड। ये हो गई हमारी मार्केट डिमांड। और थर्ड है एग्रीगेट डिमांड। थर्ड है एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि सपोज कोई एक कंज्यूमर है, सचिन, वो क्या कर रहा है, किसी गिवन प्राइस 10 रुपीज पे किसी कमोडिटी की 100 यूनिट्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। यानी कि एक कंज्यूमर की बात हो रही है, वो कंज्यूमर किसी एक प्राइस पे किसी एक ही कमोडिटी की 10 यूनिट्स है उनको क्या कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। एक ही इंडिविजुअल की एक ही कमोडिटी के लिए डिमांड है, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। अब देखो, सेकंड सिचुएशन ये आती है कि सचिन के अलावा हमारे पास एक कंज्यूमर और है, राम। सचिन प्राइस 10 है, तब क्या कर रहा है, 100 यूनिट्स परचेज कर रहा है, और राम है वो 50 यूनिट्स परचेज कर रहा है उसी कमोडिटी की। यानी कि एक ही कमोडिटी की बात हो रही है। मार्केट डिमांड क्या होगी, सपोज हमारे मार्केट में दो ही कंज्यूमर हैं, तो ये दोनों मिलके जो प्राइस है उस पे कितनी कमोडिटीज की कितनी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक कमोडिटी की 150 यूनिट्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। यानी मार्केट डिमांड किस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, मार्केट डिमांड की बात होगी सिर्फ एक ही कमोडिटी के केस में। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी कि सचिन और राम है, वो कमोडिटी एक्स जो एप्पल हो सकती है, उसके अलावा कमोडिटी वाई जो नोटबुक, कमोडिटी जेड जो कि पेन, कमोडिटी ए जो कि क्लॉथ्स हो गए, कमोडिटी बी जो बाइक हो गई, इतनी सारी, यानी कि जितनी भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं उनकी डिमांड क्या है, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये काम में आती है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, और मार्केट डिमांड को एनालाइज करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मार्केट डिमांड क्या हुई, किसी एक प्राइस पे एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, उन सब की मिला के किसी कमोडिटी एक्स की कितनी यूनिट्स डिमांड की जा रही है, ये है मार्केट डिमांड। उससे पहले देखो, डिमांड का आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है। डिमांड और डिज़ायर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिमांड क्या है कि आपकी विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू बाई, यानी कि आप परचेज करना चाहते हो। उसके साथ में ही क्या है कि आपकी एबिलिटी भी है कि आप उसको परचेज कर पाओ, तो आपके पास एबिलिटी टू पे भी है, यानी कि आप किसी कमोडिटी को परचेज करना भी चाहते हो और आपके पास पर्याप्त पैसे भी हैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, उसी को हम डिमांड कहेंगे। अगर आपकी विलिंगनेस है कि आप एक रोल्स रॉयस लेना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो आपकी डिजायर ही है, वो डिमांड में इंक्लूडेड नहीं होगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। किसी कमोडिटी की डिमांड है QX, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर है
प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कि जो एक्स कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम एप्पल की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे प्राइम फैक्टर क्या होगा? सबसे प्राइम फैक्टर होगा उस कमोडिटी की प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स है वो डिटरमाइन करेगी। इसी के साथ में देख लेते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का नियम क्या है? डिमांड का नियम ये कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है किसी कमोडिटी की तो लोग उसकी क्वांटिटी क्या करेंगे? कम डिमांड करेंगे। अगर प्राइस 50 रुपये है, उस पर 100 यूनिट्स डिमांडेड हैं, तो अगर प्राइस इंक्रीज होकर 60 हो रही है तो उसकी कम यूनिट यानी कि 100 से कम 80 यूनिट्स ही डिमांडेड रहेंगी। और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेंगी? इंक्रीज्ड रहेंगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं आपकी रिलेटेड गुड्स। एक हो सकती है सब्स्टिट्यूट और एक हो सकती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट क्या हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट वो गुड है जिसमें हम एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक की जगह दूसरी कमोडिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक है कॉफी और एक है, यानी कि कॉफी की जगह टी को और टी की जगह कॉफी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, एक की जगह दूसरी कमोडिटी को यूज किया जा सकता है। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि ऐसी गुड्स जो साथ में ही कंज्यूम हो सकती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। कार को इंडिविजुअली बिना पेट्रोल डीजल गैस जो भी फ्यूल आप काम में ले रहे हो उसके बिना यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों को साथ में यूज किया जाएगा। और सब्स्टिट्यूट है उनमें से एक की जगह दूसरे को यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सपोज टी की क्या हो गई? टी की प्राइस हो गई इंक्रीज। टी की प्राइस इंक्रीज होने से लोग क्या करेंगे? टी की क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे। लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? लोग टी से शिफ्ट हो रहे हैं कॉफी की तरफ, तो कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिलेटेड गुड है उसकी प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से हमारी कमोडिटी है कॉफी उसमें भी चेंज आ रहा है। ये हुआ सब्स्टिट्यूट के केस में। अब सेकंड रिलेटेड गुड है कार और पेट्रोल। सपोज पेट्रोल है वो महंगा हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड पेट्रोल की कम होगी। जब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं उस फ्यूल को, तो कार की यूनिट्स हैं डिमांडेड वो भी क्या रहेंगी? कार की यूनिट्स हैं वो भी कम रहेंगी। या अपोजिट वे में देख लो, वो ज़्यादा आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो रही हो तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेंगी? कम। कार की क्वांटिटी डिमांडेड कम है तो पेट्रोल की डिमांड या डीजल की डिमांड या गैस की डिमांड क्या रहेगी? उसकी डिमांड भी कम रहेगी। तो ये हैं हमारी रिलेटेड गुड्स। दो टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरी हो सकती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर एक कमोडिटी जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है
तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्स्टिट्यूट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि दोनों का साइन क्या है, इनका सेम है, प्राइस और क्वांटिटी का। वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसकी प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो हमारी कंसर्न्ड कमोडिटी है पेट्रोल, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी। ये हुआ सेकंड फैक्टर। उसके अलावा देखो क्या फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा फैक्टर है इनकम। किसी कंज्यूमर की इनकम कितनी है वो डिसाइड करेगी कि वो कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा है। ठीक है, देखो दो टाइप की गुड हो सकती हैं इसमें भी। थर्ड फैक्टर है इनकम। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसी गुड्स जिनमें इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स। यानी कि ये कौन सी गुड की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है नॉर्मल गुड की। अगर एक गुड नॉर्मल है तो दूसरी गुड किस टाइप की है, दूसरी गुड है जिसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स यानी कि इसको आप कह सकते हो लो क्वालिटी की गुड्स भी कह सकते हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सेकेंड हैंड कार। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या आप सेकेंड हैंड कार है उसको परचेज करना चाहोगे, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो क्या आप सेकेंड हैंड कार है उसको परचेज करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है उसकी डिक्रीज हो रही है, लोग कम डिमांड करेंगे इनकम इंक्रीज होने पे। तो ये है हमारा इंफीरियर गुड का एग्जांपल। यानी कि इनकम और क्वांटिटी के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट किस कमोडिटी के केस में होता है, इनफीरियर कमोडिटी के केस में। वहीं नॉर्मल गुड या फिर नॉर्मल कमोडिटी है उसके केस में क्या है, इनकम इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो आपकी गुड है उसकी डिमांड को डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो अगर हम सीजन की बात करें, समर सीजन है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम विंटर सीजन का। बात हो रही है सर्दी के कपड़ों की, तो क्या जो जैकेट्स हैं, वुलन जैकेट्स हैं, उनकी डिमांड समर में क्या रहेगी, कम रहेगी, और विंटर में ज़्यादा रहेगी। रीज़न क्या है कि समर में आपकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज हैं वो फेवरेबल नहीं है, यानी कि उस टाइम पे आपको सर्दी के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर विंटर की बात करें तो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज क्या हैं, उस टाइम पे फेवरेबल हैं। फेवरेबल हैं तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, क्योंकि सर्दी के टाइम पे सर्दी के कपड़ों की ज़रूरत रहती है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी डिटरमाइन करती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। तो कौन कौन से फैक्टर हुए देखो, क्यू एक्स को डिटरमाइन करने वाले फंक्शन यानी कि किस किस पे डिपेंडेंट है, प्राइस ऑफ एक्स पे, प्राइस ऑफ वाई यानी कि रिलेटेड कमोडिटी है उस पे, कंज्यूमर की इनकम पे, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब पे क्या है, डिपेंडेंट है किसी कमोडिटी की डिमांड। उसके अलावा भी छोटे मोटे फैक्टर हैं कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, कंज्यूमर कम होंगे तो डिमांड कम होगी, लेकिन ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के।
अब देखो इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर हमें रिलेशनशिप निकालनी हो इन सारे फैक्टर्स में से QX और PX, यानी कि किसी कमोडिटी की खुद की प्राइस और खुद की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में अगर हमें पता करना हो क्या रिलेशन है, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड है उससे पता करते हैं। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। यानी कि दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बाकी सारी चीजें हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट है, यानी कि रिलेटेड गुड्स हैं उनकी वजह से जो चेंज आ रहा है उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, इनकम की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, और टेस्ट की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि बाकी चीजें हैं वो चेंज नहीं हो रही है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजें हैं वो कांस्टेंट हैं। और उसी के लिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, वो है सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ceteris paribus there is an inverse relationship between price of a commodity and quantity demanded of a commodity। ये है हमारे डिटर्मिनेंट। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, देखो डिमांड शेड्यूल क्या है, शेड्यूल टेबुलर फॉर्म में है और ग्राफिकल फॉर्म में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। देखो शेड्यूल की बात करें, यहाँ पे QX और यहाँ पे PX, प्राइस है सपोज पहले 50, फिर 40 हुई, फिर 30 हुई, फिर 20। पहले क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम 100, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा करेंगे, फिर प्राइस कम हुई फिर से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा, फिर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। अब हमें क्या करना है, डिमांड कर्व क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है QX और PX के बीच में। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ X को और यहाँ पे मेजर कर रहे हैं प्राइस ऑफ X को। जब प्राइस ऑफ X 50 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, ये 100। उसके बाद में जब प्राइस हुई 40 तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई 1। उसके बाद में प्राइस हुई 30, यूनिट्स इंक्रीज हुई 130 पे, और जब प्राइस हुई 30 से 20 तो यूनिट्स हमारी कितनी हो रही है 150। तो ये यूनिट्स हुई हमारी 150, प्राइस हुई 20। अब इन सब पॉइंट्स को मिलाओ तो आपको क्या मिलेगा, डिमांड कर्व। ये है हमारा डिमांड कर्व। इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये है आपका डिमांड कर्व। नेक्स्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो ये डिमांड कर्व है हमारे पास, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ X और यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस ऑफ X को। किसी एक पॉइंट से आपको कंपैरिजन करना है, इस पॉइंट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे प्राइस है 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 50। अब देखो क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हुई किसी भी वजह से, प्राइस इंक्रीज होके हो गई 15। प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो नया पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे। प्राइस इंक्रीज हुई, उसी कर्व पे हम मूव कर रहे हैं, नए कर्व पे नहीं आए हैं।
तो क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50 से डिक्रीज होके कोई एक कम वैल्यू 30 पे आ गई, यानी कि डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर। तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिमांड का डिक्रीज होना। किस वजह से हुआ, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होने की वजह से। ये हो गई पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। इस पॉइंट से अगर हम देखें कि प्राइस डिक्रीज हो चुकी है, प्राइस 10 से डिक्रीज होके प्राइस हो गई 5 रुपीज, 5 रुपीज हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड होनी चाहिए इंक्रीज, 50 से इंक्रीज होके 70 पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। यानी कि उसी कर्व पे हम मूव कर रहे हैं, उसी कर्व पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। उसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो ये एक्सपेंशन किसकी वजह से, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होने की वजह से। उसी कर्व पे मूव कर रहे हैं, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ जो कमोडिटी है उसकी खुद की प्राइस चेंज होने की वजह से। अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड कम होगी, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। और अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होंगी, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन कह रहे हैं। तो ये है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब देखो सेकंड है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, प्राइस ऑफ एक्स है उसके अलावा जितने बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना है। देखो ये आपका इनिशियल कर्व है, ये डिमांड कर्व है हमारा इनिशियल D1, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स। अब देखो बाकी बचे हुए फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, पहला है इनकम, दूसरा है रिलेटेड गुड है उनकी प्राइस, और थर्ड हो गया हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। प्राइस वही है, देखो प्राइस मैं कह दूं कि प्राइस 10 ही है, और यहाँ पे इनिशियली क्वांटिटी डिमांडेड है 50। तो क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। यानी कि उसी प्राइस पे आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हो तो प्राइस 10 ही रही, प्राइस रही 10, और आपने यूनिट्स क्या कर दी, जो आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर डिमांड कर रहे हो वो क्या कर दी आपने, इंक्रीज कर दी। तो 50 से डिमांड इंक्रीज होके 70 पे आ गई। यानी कि हर पॉइंट पे डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इस प्राइस पे अगर रहते तो भी जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज होती, यानी कि हर पॉइंट पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो नया डिमांड कर्व हमें मिल गया। ये कहाँ शिफ्ट हुआ, ये हुआ राइट वर्ड शिफ्ट। किसकी वजह से, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होंगे तो ये हो सकता है, अगर इनकम इंक्रीज हुई तो हो सकता है। अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपको अलग अलग देखना है, एक सब्स्टिट्यूट है एक कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी जो एक्स कमोडिटी है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये राइट वर्ड शिफ्ट किसकी वजह से हो सकता है, जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी कमोडिटी की डिमांड भी डिक्रीज होती है। हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पे डिमांड राइट वर्ड यानी कि इंक्रीज हो रही हो, तो जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तब क्वांटिटी एक्स है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट का मैंने पीछे अभी आपको इस वीडियो में बताया है।
तो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है डिमांड कर्व में, यानी कि कंप्लीट कर्व है वो ही हमारा शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन जिसका क्या करना है आपको, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देखना है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है उसमें क्या होगा, ये जो फैक्टर्स हैं इनको ठीक ऑपोजिट करके देखो। अगर इनकम कम हो गई तो हर लेवल पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कम कर रहा है, यानी कि उसी प्राइस पे डिमांड कम कर रहा है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होगी। अगर हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो हमारी कमोडिटी है उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे अनफेवरेबल हैं तो भी हम डिमांड कम करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, हमें इतना पता चल गया कि जब प्राइस इंक्रीज होती है, हमें इतना पता चल गया कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी, और जब प्राइस ऑफ एक्स है वो डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी जो एक्स की डिमांडेड है वो इंक्रीज होगी। इतना हमें अभी तक पता है, किससे, लॉ ऑफ डिमांड से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हम क्या पता कर रहे हैं कि अगर प्राइस में 100% चेंज हो, अगर प्राइस में 100% चेंज हो तो क्वांटिटी में कितने परसेंटेज डिक्रीज आया है। क्या क्वांटिटी में 100% डिक्रीज आया है, या क्वांटिटी में 50%, या फिर क्वांटिटी में 150% डिक्रीज आया है। यानी कि प्राइस जितने परसेंटेज से डिक्रीज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है उसकी वजह से क्वांटिटी में कितने परसेंटेज चेंज आ रहा है। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। दोनों सिचुएशंस आप देख सकते हो, ये हमें पता करना है। अब देखो तीनों सिचुएशन बताई कि प्राइस ऑफ एक्स है वो हमारी 100% से चेंज हुई। अगर डिमांड में 100% चेंज आ रहा है तो हम उसको कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। सेकंड, अगर 50% चेंज हो यानी कि इसमें चेंज कम आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। और अगर चेंज प्राइस से ग्रेटर आए, अगर 200% चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा है, एक है परफेक्टली इलास्टिक और एक है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज आएगा तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, यानी कि प्राइस में इवन 0% चेंज होगा तो भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। वहीं अगर हम बात करें सेकंड सिचुएशन की, तो अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें तो जो सोल्ट हम कंज्यूम करते हैं उसके प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये तो नहीं है कि प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो आप ज़्यादा नमक यूज़ करने लग जाओगे, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो आप नमक का कंजम्पशन है वो कम कर दोगे। तो ऐसी गुड्स जिनमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है प्राइस की वजह से, उनको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। हम क्या करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन
प्राइस। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, ये है डेल क्यू यानी कि Q2 माइनस Q1। जो पहले क्वांटिटी थी उसमें से जो बाद में क्वांटिटी है उसको माइनस करना है, डिवाइडेड बाई Q1 यानी कि इनिशियल क्वांटिटी। इसको डिवाइड करोगे 100 से तो हमें इससे क्या पता चलेगा, जो परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी में, सेम हमें पता चलेगा डेल P यानी कि P2 माइनस P1, पहले की प्राइस माइनस बाद में जो प्राइस है वो, इसको डिवाइड करोगे P1 यानी कि इनिशियल प्राइस। तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या आया, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये Q1 आया, इसको अगर मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो P1 ऊपर आ जाएगा और डेल P यानी चेंज इन P है वो नीचे आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करो इसको तो क्या होगा, डेल Q डिवाइडेड बाई डेल P यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, P1 और Q1। ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 0 आ रही है तो क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी आ रही है तो हमारी डिमांड होगी परफेक्टली इलास्टिक। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो हम यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे उस वुड को। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है तो हम उसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है उसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक गुड। ठीक है।